फुरदौस मिर्जा साहब, जो दलील राकेश जी दे रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह कि अगर गंभीर आरोप अगर सरकार के ऊपर लग रहे हो कि आप ऐसी व्यवस्थाओं का बना रहे हैं जो लोग अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को भूलकर सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या लोग देखते रहे क्योंकि वो कानून सम्मत सारे फैसले हो रहे हैं? मैं राकेश जी से सहमत नहीं हूं। उसका कारण है एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो सारा फर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करेगा, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो मैं सबसे पहले साफ करता चलूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ये एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में रखना होता है तो एग्जीक्यूटिव वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें रखा जाता, इसको सेपरेट इलेक्शंस वाले चैप्टर में नहीं रखा जाता। तो इसको सेपरेट इलेक्शन वाले चैप्टर में रखा गया और कहा गया है कि सुपरिंटेंडेंस ऑफ इलेक्शन शैल बी विद द इलेक्शन कमीशन। ये नहीं कहा गया कि इट विल बी अंडर द एग्जीक्यूटिव, क्या कोई इलेक्शन का डिपार्टमेंट नहीं दिया गया सरकार। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव के साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर सरकार के बताए हुए प्रोसीजर जैसा इन्हें दूसरे ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से नहीं होता। और आजाद साहब ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू लिया है वो मैं पहले उससे बात करूं, फिर आता हूं कि भाई सेक्रेटरी ही क्यों, व्हाई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका हेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो ही कुड बी एनीबडी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ। और हम लोग जो कोर्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस है, देखिए नो मलाइज टुवर्ड्स एनीवन, मैं किसी आईएएस या आईपीएस कैडर के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो अफसर आते हैं आईएएस कैडर से, अक्सर हम ये देखते हैं कि वो अपने आकाओं को जो पॉलिसी होती है पॉलिटिकल आकाओं की, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ के उनके फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश की जाती है। ये हमारा जनरल एक्सपीरियंस, ये फॉर्मूला होगा ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन ये हमारा जनरल एक्सपीरियंस है और ये होता है। तो ये जो सबसे बेसिक डिफेक्ट इस लॉ में आया है कि ही विल बी अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी, यहां लाके उन्होंने रोक दिया ताकि जितने सेक्रेटरी लाइन में खड़े हैं सब बिल्कुल ये देखें कि हमारे आका हमको आगे चल के इलेक्शन कमीशन में ले या कहीं और सेटल करे। ये इसकी वो कोशिश करके अपनी ईमानदारी बताते रहे अपने आका के। तो आजाद साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट लिया। मुझे लगता है जगदीप जी के पिटीशन में ये होगा, नहीं होगा तो उन्होंने ऐड करना चाहिए। अब बची बात कि ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो फिर संविधान का आत्मा और सुप्रीम कोर्ट आता कहाँ है? तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार चर्चा हो रही है। ये ओरिजिनल आर्टिकल 289 हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बाद में रीनंबर 324 हुआ। जब 289 पे चर्चा हो रही थी तो प्रोफेसर सक्सेना ने इस पे एक ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का ये प्रोविजन दिख रहा है, इससे पक्का मुझे लगता है कि जो उस वक्त का पीएम होगा इसका अब्यूज करेगा। इसको प्रॉपरली हमने फ्रेम करना चाहिए ताकि उस वक्त का पीएम इसका अब्यूज ना करे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके जवाब में कहा था कि हमने इसको इस तरह फ्रेज हरगिज नहीं किया कि इसका मतलब ये लिया जाए कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीनरी पर, लेकिन आने वाली जनरेशंस को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। उनकी किस्मत का फैसला हम नहीं करते, इसलिए वो लाइन जोड़ दिया गया कि सब्जेक्ट को लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जानते थे कि किस तरह होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमारी ईमानदारी पे, हमारे मॉरलिटी पे छोड़ दिया। और जब बात मॉरलिटी की आती है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो हालात हम देख रहे हैं, मुझे ज्यादा उसको और बोलने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कि संवैधानिक आत्मा को हम दरकिनार करके बाकी सारे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। और इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट हुआ, अभी का जिस तरीके से इल्जाम लगे, तो ये बहुत ही गंभीर इल्जाम थे जो हमको वापस उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर ले जाता है। कि 5 जजेस ने क्या कहा था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में जो रिटरेट हुआ था वही दिया था।
और कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फिर से हम एग्जीक्यूटिव शब्द पे आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में पीएम भी आते हैं, एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं। अब 3 लोगों की कमेटी दी है आपने, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव हो गए और एक पोजीशन हो गया, तो मेजॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है। 2 to 1। तो आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट का भी वायलेशन किया है, और आपने सबसे बड़ी बात है संविधान की आत्मा का वायलेशन किया है। तो इसका इंटरप्रेटर जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का लेटर एंड स्पिरिट में प्रोटेक्शन हो, दे शुड बी अपहेल्ड। तो इसलिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिटायरमेंट से पहले हियरिंग लेनी चाहिए थी। Yes. अगर नहीं हो पा रहा है और इमीडिएटली कोई इलेक्शन सामने नहीं है, कोई इशू नहीं है सामने, तो 1 हफ्ता भर के लिए रोका जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना शक इलेक्शन प्रोसेस को लेके, वो शक सच है झूठ है ये नहीं कहूंगा, इसलिए शक है, वरना वो यकीन ये वर्ड यूज करते। शक हमारे इलेक्शन प्रोसेस को लेके पिछले कुछ सालों में हुआ है, उतना इससे पहले कभी नहीं देखे गए। और फिर आप कहते हो कि अब हम डॉक्यूमेंट्स नहीं बताएंगे, आप कहते हो हम ये डेटा नहीं देंगे, हम वो डेटा नहीं देंगे, तो आप कुछ चीजें छुपाने भी लगे हो, ये भी तो शक पैदा कर रहा है। इसलिए आपको जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव का मिनिमम रोल रहे, साथ में वो भी लॉ के प्रोविजंस जो लिमिट करता है चॉइसेस को फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाई नॉट एक्सपीरियंस्ड वाइस चांसलर्स, why not from the judiciary, why not from the lawyers, why not from the social workers? Yes. ये सारी चीजें आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये कंसिडर करना होगा इन एडिशन टू द सिलेक्शन पैनल, और सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.